तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे और साथ में फेसबुक पेज पे भी। क्योंकि अब मैं ये वीडियोस जो है अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर रहा हूँ, तो फेसबुक पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं मुदस्सिर जलाल के नाम से, एंड यू विल फाइंड ऑल द वीडियो लेक्चर्स आउट देयर आल्सो। तो वी हैव completed 10 to 11 lectures previously, and they were related to Indian geography, जिसमें हम लोगों ने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट किया। एंड मैंने कोशिश की कि थ्रू ये मैप वर्क्स के ज़रिए से भी और थ्योरी के ज़रिए से भी आप तक मैंने कुछ टॉपिक्स पहुंचाए, एंड आई होप सो आप लोगों को पसंद आए होंगे। सो अब एक नया टॉपिक आज शुरू करूंगा। तो एक नए टॉपिक का नाम, जैसा आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हैं, क्लाइमेट या क्लाइमेट ऑफ इंडिया आप कह लें, बिकॉज हमारा मेजर जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन इंडियन क्लाइमेट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पेज पे नए हैं तो ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुंचाएं। तो देखिए, क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, या ज्योग्राफी में मैं कह लूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके जेकेएसबी में अगर मैं देखूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं वो इतना डीप चले जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स लेकर आते हैं, बच्चे उसमें घुस के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस टॉपिक सो डीपली। बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एंड उसके लिए आप क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी वहीं से ये जो नोट्स हैं वो लेकर आपके सामने आया हूँ, और उसी के ज़रिए से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक टर्म्स वगैरह जो भी हैं, एंड विल ट्राई टू डू द टॉपिक्स जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली द एम इज़ टू क्रैक द एग्ज़ाम। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एंड वेदर सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। सो वेदर इज़ द स्टडी ऑफ, यहाँ पर आप देखते हैं, स्टडी ऑफ एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, क्लाइमेट क्या है, refers to the total weather conditions and variations occurring over a long period of time। तो long period of time climate and weather क्या हो गया, at a given period of time। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि भाई आज वेदर जो है वो खराब है, सो इट्स डे टू डे फिनोमिना। क्लाइमेट इज अ लॉन्गर फिनोमिना, एक ज़्यादा अरसे, यहाँ पर बताओ ओवर अ लॉन्गर एरिया। एक एरिया में भी दो चीज़ें आ जाती, एक एरिया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो एक आता है एरिया, मेरे पेन में थोड़ा सा कुछ फॉल्ट आ गया आई गेस, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वेदर में क्या बताया कि एरिया कितना कवर हो रहा है, ठीक है। तो वेदर में एरिया भी स्मॉल होगा, छोटा होगा, एंड इट विल बी ऑन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। और वहीं पर क्लाइमेट, एरिया भी बड़ा है, ठीक है, एंड इट इज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस इतना सा आपने बेसिक चीज़ जो है वो समझनी है। सो इतनी सी चीज़ आपने समझ लिया। तो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये फैक्टर्स है कुछ, आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। बेसिकली विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो असर डालती हैं हमारे वेदर या क्लाइमेट के ऊपर। तो अब दो मेन डिफरेंसेस जो आपको दिखाऊंगा वो हैं हमारे। देखिए, वेदर इज़ अ डे टू डे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर of an area at a given period of time, whereas climate is the total of weather conditions of a given place over a longer period of time। तो वेदर चेंजेस डेली बेसिस, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, वेदर जो है वो डेली बेसिस पर चेंज होता है, और क्लाइमेट जो है वो ऑफ अ गिवन प्लेस रिमेन्स कांस्टेंट ओवर 30 to 40 ईयर्स तक एक कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया। तो कहता है हिंदुस्तान में जनरली क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है। बिकॉज हमारा जो क्लाइमेट है दैट दैट इज दैट हैज़ अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ
monsoon. It experiences several kind of regional climatic variations. और जैसे कि हमारा देश जो है वो है ना, इट इज़ ऑल, ये हमेशा से जाना जाता है किस चीज़ के लिए, वैरायटी के लिए, वेरिएशंस के लिए, है ना, अनेकता में एकता के लिए। तो ये क्लाइमेट में भी देखने को मिलता है कि अलग अलग किस्म के रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है। कुछ स्टेट जो है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे राजस्थान, गुजरात, वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली रिसीव करती हैं, जहाँ की अगर आप दूसरी साइड चले जाएं, आसाम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जो हाईएस्ट रेनफॉल हमारा होता है चिरापुंजी, मेघालय, ठीक है, 250 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो कितनी वेरिएशंस आपको देखने को मिल रही हैं, 20 से 250। एंड विंटर्स में क्या रहता है, टेम्परेचर में फॉल बिलो -45 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, वेर एज सम सेम नाइट सदर्न स्टेट, उसी रात में अगर सदर्न स्टेट में आप तिरुवनंतपुरम साइड चले जाएं तो टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। सो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलता है एक ही मुल्क में। नाउ नेक्स्ट इज सच वेरिएशंस हैज चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, उससे आपका रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, पूरा लाइफस्टाइल जो है वो लोगों का उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हिंदुस्तान के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, उन पे असर डालते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, एयर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। ठीक है, दो चीज़ें, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एयर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। सो इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, अब साइज एंड लोकेशन जब हमने किया था, आपने इंडिया की लोकेशन जो है वो याद रखी होगी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में के भी कहाँ पर है, हम इस तरफ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इस तरफ से, इस साइड में हमारा जो है वो लोकेशन है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो है इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो जो विंड्स यहाँ पर ब्लो करेंगी, ठीक है, जो विंड्स यहाँ पे ब्लो करेंगी वो कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होंगी। तो इंडिया वहाँ पे लाई करता है। और जब ये विंड्स, व्हेन दीज विंड्स ब्लो ओवर लैंड, जब ये ज़मीन की सतह के ऊपर से ब्लो करती हैं, चलती हैं, दीज कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड कॉज नो रेनफॉल। ठीक है, तो जब ये विंड्स लैंड के ऊपर से चलती हैं तो बहुत ही कम मॉइस्चर उसके अंदर होता है, कम पानी होता है, इसलिए वो कोई भी रेनफॉल जो है वो नहीं करती हैं ड्यूरिंग। अब अगर हम कोल्ड वेदर पे आ जाएं, कोल्ड वेदर के टाइम पे हाई प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालय की अगर हम देखें, ये हमारा जॉइंट के इस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पे हिमालयाज थे। तो नॉर्दर्न एरिया में क्या हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। हिमालयस के नॉर्दर्न साइड में क्या क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर एरियाज। ठीक है, याद रखना, हाई प्रेशर एरिया एंड लो प्रेशर एरिया, दो चीज़ें। और कोल्ड विंड्स जो है वो ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर, हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। तो क्या होता है, इस रीजन से जो कोल्ड विंड्स हैं, इस रीजन से जो हिमालय के नॉर्दर्न हिस्से में, वहाँ से कहाँ के लिए आना शुरू कर देती हैं, लो प्रेशर एरियाज में आना शुरू कर देती है। तो दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, टू द सदर्न, ओवर द साउथ, ओवर द ओशन। और नीचे आपने लोकेशन में तो पढ़ा ही है कि हमारे पास इस साइड अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और इस तरफ इंडियन ओशन है। सो क्या होगा, नॉर्थ ऑफ द हिमालय से जब ये नीचे की तरफ आएंगी, दे विल कैरी, अपने साथ क्या लेकर आएंगी, द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स कम्प्लीटली रिवर्स ड्यूरिंग द समर। समर्स के टाइम पे क्या हो जाती है, जो डायरेक्शन है विंड्स की वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, एज लो प्रेशर सिस्टम्स फॉर्म अक्रॉस सेंट्रल एशिया। क्योंकि सेंट्रल एशिया में अब क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब हाई प्रेशर का है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में, एंड सेंट्रल एशिया में क्या हो गया, हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। ओवर द सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में क्या हुआ,
तो क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ द विंड कम्प्लीटली रिवर्स ड्यूरिंग द समर्स। समर्स के टाइम पे क्या हो जाएगी, विंड्स की डायरेक्शन कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगी एज लो प्रेशर सिस्टम्स फ्रॉम फॉर्म अक्रॉस सेंट्रल एशिया। तो नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, सेंट्रल एशिया में क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और सदर्न इंडिया में, सदर्न इंडियन ओशन में क्या हो गया, विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन से क्या हो जाती है, विंड्स वजूद में आ जाती हैं, और ये विंड्स अपने साथ क्या लेकर आ रही है, अब बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आ रही है, और साथ में रेन भी लेकर आ रही है। कहाँ, अपने मुल्क में, एज दे पास ओवर द वार्म ओशन। ठीक है, सो अब आगे, जेट स्ट्रीम्स हैव इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वेदर एज वेल। एक और इम्पैक्ट बताया जेट स्ट्रीम्स का। ठीक है, द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स यहाँ पे कुछ नहीं है, विंड्स ही हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। हम लोग कई बार कहते हैं कि अगर हिमालयाज ना होते तो हमारा जो है पूरा नॉर्थ इंडिया जो नीचे तक भी पूरा जो है ना वो बर्फ़ से ढक जाता। तो वो क्या करते हैं, उन साइबेरिया से आने वाली विंड्स को जो है वो हिमालयाज रोकता है। तो फिर भी क्या हो रहा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। कभी कभी आपने वेदर रिपोर्ट में सुना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल हो रहा है। तो रेनफॉल दो वजह से होता है, एक तो मानसूनल रेन्स होती है, एक ये जो हमारा क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। तो क्या हो रहा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स किस लिए होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के लिए, कहाँ पे, नॉर्थन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। इन द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर, अब ये ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, दीज आर द स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, स्फीयर्स ऑफ हमारा जो है बेसिकली प्लैनेट है उसके स्फीयर से अलग अलग, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स आर कंस्ट्रिक्टेड बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स। इनकी मूवमेंट वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं इसे हम। और समर में दे गो एट अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर, वाइल इन द विंटर्स दे ट्रेवल रफली 184 किलोमीटर। तो दोनों टाइम में देखो, समर में इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है, विंटर्स में इनकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, 184 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और ये जो वेस्टर्ली फ्लो है इज़ व्हाट ब्रिंग्स द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। यही जो वेस्टर्ली विंड से ये अपने साथ क्या लेकर आती है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस लेके आती है, दैट आर फेल्ट इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में जो भी आपको बारिशें देखने को मिलती है वो इसी वेस्टर्ली फ्लो, इसी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहला क्या था, ये पूरा का पूरा हमने समझ लिया। ठीक है, एयर प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज लैटीट्यूड। अब व्हाट इज लैटीट्यूड, लैटीट्यूड, इंडिया में लैटीट्यूड नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इन इंडिया द लैटीट्यूड नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट 23 डिग्री 26 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये अगर हमारा अर्थ है, आपको बताइए इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री, यहाँ से ऊपर 23 डिग्री एंड हाफ, नीचे 23 डिग्री हाफ। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने ये भी पढ़ा था साइज लोकेशन में, हिंदुस्तान को क्या करता है, ये दो इक्वल पार्ट्स में रफली डिवाइड करता है। ठीक है, तो कहता है कि इंडिया में जो ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, 23 डिग्री 26 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट ट्रेवल्स अक्रॉस 8 इंडियन स्टेट्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ से लेकर गुजरात से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ मिजोरम तक, द कंट्री स्प्लिट इन हाफ बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी पढ़ा हमने, रीजन ऑफ इंडिया दैट आर नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा कंट्री इंडिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इस ऊपर वाली साइड, ठीक है, और नीचे वाली साइड में, अब प्रैक्टिकली भी अगर आप देखेंगे ना, मौसम में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप नॉर्दर्न वाले हिस्से में जाओगे, इवन समर्स में जाओगे, यू विल फील लिटिल बिट
जो भी जितने भी हिल स्टेशंस हैं आपको ठंडा मौसम मिलेगा, बट जितने साउथ आप आते जाओगे आपको ज़्यादा गर्म मौसम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि कंट्री स्प्लिट इन हाफ विद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, कंट्री को दो हाफ में, और रीजन दैट इज इन द नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो रीजन है वो उनको हम सब ट्रॉपिकल कहेंगे। वाइल जो रीजन दैट आर साउथ, जो सदर्न हिस्से में, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल कहेंगे। ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन्स हाई ऑल ओवर द ट्रॉपिकल रीजन। तो जितना भी ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, हाई है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो सदर्न पार्ट है। ठीक है, तो हो गया दूसरा पॉइंट भी, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कौन सा, 23 डिग्री हाफ का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ये 23 डिग्री हाफ है। नीचे वाला हिस्सा जिसको हम ट्रॉपिकल कहेंगे, ऊपर वाला नॉर्दर्न वाला सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वाले में हमेशा क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर रहता है हाई रहता है हमेशा, और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो थर्ड है दैट इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के बाद ऑल्टीट्यूड। एज वी मूव क्लोजर टू द सी लेवल, जितना जितना हम समुद्र के नज़दीक जाते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट्स टू ड्रॉप। टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ड्रॉप होना शुरू करता है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ड्रॉप्स एज हाइट राइजेस। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो क्या होता जाएगा, हाइट जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर वैसे वैसे ड्रॉप होता जाएगा। इवन 166 मीटर इन हाइट, एवरी 166 मीटर हाइट रिजल्ट्स इन 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप 166 मीटर हाइट गेन करते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो ये तीन मेन फैक्टर्स थे। तो ये हो गया हमारा आज स्टार्ट, ये वाला हमारा क्लाइमेट का जो टॉपिक था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने वीडियो, क्योंकि 16-17 मिनट्स की हो जाती है, तो हम लोगों ने इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कर लिया, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस इन इंडिया जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इंडियन मानसून, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आज स्टार्ट नहीं करेंगे। ये वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें, और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और फर्दर किसी और टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।